देवर लाया 3 बच्चों वाली देवरानी। माँ जी, अब तो हमारा मोहित शादी के लायक हो गया है, तो क्यों ना इस साल मोहित की भी शादी करवा दे। सबकी शादी हो गई, हमारे परिवार में बस एक मोहित बचा है। मेरा तो बरसों से सपना है मैं अपने छोटे भाई को घोड़ी चढ़ता देखूं। उम्र तो हो गई है मोहित की, कल ही पंडित जी से बात करके लड़कियां देखने के लिए कहती हूँ मोहित के लिए। मैं तो अपने देवर जी की शादी में बनारसी साड़ी पहनूंगी। माँ जी, मैं तो लहंगा ही पहनूंगी, मेरे देवर की शादी है। अरे पहले उसका रिश्ता तो तय हो जाने दो, जिसको जो पहनना है पहन लेना। पूरा परिवार घर के सबसे छोटे बेटे मोहित की शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। सरस्वती अगले दिन पंडित जी से बात करके मोहित के लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले मोहित के घर वाले उसके लिए लड़की देखते। आज मोहित 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों वाली माँ मधु से मंदिर में शादी करके घर ले आता है। सभी घर वाले जैसे ये नजारा देखते हैं तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहित, ये सब क्या है? कह दे ये झूठ है, तू कोई मजाक कर रहा है ना मेरे साथ। अगर ये मजाक है तो इसे अभी बंद कर दे, बहुत घटिया मजाक किया है तूने। माँ क्या पूछ रही है, जवाब दे। माँ, भैया, भाभी, ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। इनका नाम मधु है और मैंने मधु से आज मंदिर में शादी की है। ये मधु के बच्चे हैं, मोनू, उमा और ये मुन्ना। ये क्या कह रहे हो देवर जी? आपने 3 बच्चों वाली माँ से शादी की है? ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। तूने हमें बिना बताए इस लड़की से शादी की और ऊपर से ये लड़की 3 बच्चों की माँ है। क्यों री, कौन है तू और क्या काला जादू करके तूने मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया है? वरना ऐसा वो कभी नहीं कर सकता। किसका पाप लेकर घूम रही है, बोल, चुप क्यों है? भैया, भाभी, अब आप सब चुप हो जाइए। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकता हूँ। मुझे जिससे शादी करनी है मैं उसी से शादी करूंगा। अब मधु मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। चलो मधु। मोहित मधु और उसके 3 बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। इसलिए मैं शादी से मना कर रही थी। देखा ना नीचे कितना हंगामा हुआ मेरी वजह से। तुम्हारे घर वाले तुमसे इतना नाराज है, मुझे जाने दो। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूँ, ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज नहीं तो ये कल हमें माफ कर ही देंगे और तुम्हें अपना लेंगे। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बच्चे भी काफी थक गए हैं। आखिरकार मधु कौन थी और क्यों मोहित ने 3 बच्चों वाली माँ से शादी की थी? आखिरकार इस शादी के पीछे का क्या कारण था और क्या मोहित के घर वाले मोहित और मधु के इस रिश्ते को अपनाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत जोरों की भूख लगे, जल्दी से पराठे बनाओ ना। पहले पराठे तो मैं ही खाऊंगा। नहीं, पहला पराठा तो मैं ही खाऊंगी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, दोनों को पराठे मिलेंगे। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर आओ, मैं गर्मा गर्म पराठे लगाती हूँ। वाह वाह, देखो कैसे हमारे पतियों के कमाए हुए राशन से अपने बच्चों का पेट भरा जा रहा है। पहले हमारे भोले भाले देवर को फंसाया और अब हमारे पतियों के राशन को खत्म कर रही है। ये राशन क्या तेरा बाप इस घर में छोड़ कर गया था जो तू अपने बच्चों को खिला रही है? भाभी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इतना कुछ सुनाएं। मोहित भी जॉब करते हैं और बराबर पैसे घर में देते हैं, तो इस राशन पे तो उनके भी पैसे लगे हुए हैं ना। अरे देखो तो जरा कैसी भोली बनकर नाटक कर रही है। क्यों फंसाया तूने हमारे देवर को? इसलिए ना कि तू हमारे देवर की कमाई खा सके। और किसके बच्चे हैं ये? मुझे तो लगता है कि अपने पति को खा गई होगी, या तो इसका पति से छोड़कर भाग गया होगा। जरूर ये ऐसे ही लड़कों को फंसाने का काम करती होगी। मधु की 3 जेठानियां उसे काफी कुछ सुनाती हैं, उसके चरित्र पर उंगली भी उठाती हैं, लेकिन बेचारी मधु उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उमा हॉल में बैठकर बिस्किट्स खा रही होती है कि तभी वहां कीर्ति आती है और उमा के हाथ से बिस्किट का पैकेट छीन लेती है। बड़ी मम्मी, आपने बिस्किट क्यों ले लिया? मैं खा रही थी ना, मुझे भूख लग रही है। इतना ही बिस्किट खाने का शौक है तो जाकर अपनी माँ को बोलो, ये बिस्किट हम लोगों के लिए है ना कि तेरे लिए। अब जा यहाँ से। मधु के साथ साथ उसकी 3 जेठानियां उसके 3 बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव करने से बाज नहीं आती। मधु के बच्चे अगर खेल रहे होते हैं तो वो उन्हें डराकर भगा देती, कुछ खा रहे होते हैं तो उनके हाथ से खाने की चीज छीन लेती और कभी कभी तो फालतू में ही डांटने लगती। ऐसे ही एक दिन, ये तो शीतल भाभी का फोन है, कितनी देर से बज रहा है, ले जाकर उन्हें दे देती हूँ। मधु टेबल पर शीतल का फोन उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी शीतल मधु के पास आती है और उससे अपना फोन ले लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आईफोन को छूने की? कभी देखा भी है इतना महंगा फोन? और कहाँ ले जा रही थी तू? कहीं तू इसे चोरी तो नहीं कर रही थी? अरे भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। आपका फोन काफी देर से बज रहा था तो इसे लेकर आपके कमरे में ही आ रही थी।
चुप कर, तू बड़ी आई, जा यहाँ से। और आज के बाद मेरी चीजों को अगर हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु की तीनों जिठानियों के साथ साथ उसकी सास भी उसे नापसंद करती थी। मधु चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन उसकी सास उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। मधु घर के कामों में लगी होती है और हॉल में मधु का मुन्ना झूला झूल रहा होता है। तभी झूला झूलते झूलते बच्चे को बहुत तेज भूख लगने लगती है और वो रोना शुरू कर देता है। बच्चे के रोने की आवाज से तीनों जेठानियां काफी इरिटेट होती हैं और गुस्से में हॉल में आकर कहती हैं, चुप कर जा, क्यों रो रो कर सर में दर्द कर दिया है? अगर अब रोए ना तो झूले से उठाकर नीचे फेंक दूंगी। पहले तो उसकी माँ ने नाक में दम कर दिया और अब इसके बच्चों ने। अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनकर मधु हॉल में आकर ये नजारा देख अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और अपनी तीनों जेठानियों पर चिल्लाती है। मधु के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। आज तक तुम लोग मुझे उल्टा सीधा बोलती रही, मेरे साथ बदसलूकी की, लेकिन मैं चुप थी। पर अब मेरे मासूम बच्चों के साथ कर रही हो, मैं चुप नहीं रहूंगी। तो तुझ गंवार से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि ये किसी के नाजायज बच्चे करके गांव से भाग आई है। गंवार जाहिल कहीं की, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। तुम जैसी अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? सही कहा, ये होते ही ऐसे हैं, मुंह काला किया कहीं और नाम दे दिया कहीं और। Just shut up! How dare you call my children illegitimate? It's not my children who are illegitimate. It's your thinking. I never imagined that as a woman. Your thoughts about another woman could be so wild. I'm not an idiot. I am an educated girl. It is in your best interest to stay away from my children. Understood? मधु को इस तरह इंग्लिश में बात करता देख घर में मोहित और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तुम पढ़ी लिखी हो? हमें तो लगा कि तुम गंवार हो। मोहित, आखिरकार ये सब क्या है, कुछ बताएगा हमें? अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को मधु की सारी सच्चाई पता चले। मधु मोहित कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन मधु के माता पिता उसकी शादी एक रोमेश नाम के लड़के से कर देते हैं और बेचारी मधु अब रोमेश के साथ ही अपनी गृहस्थी बसाती है। कुछ ही सालों में रोमेश और मधु को भगवान की तरफ से 3 प्यारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन एक दिन रोमेश का कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए मधु को छोड़कर चला जाता है। बेचारी मधु अकेली माँ होकर छोटे मोटे कंपनियों में नौकरी करके अपने तीनों बच्चों को पाल रही थी। तभी एक दिन मधु की मुलाकात मोहित से होती है। जब मोहित को मधु की जिंदगी में हुए हादसे के बारे में पता चलता है, तुम्हारी जिंदगी में जो भी कुछ भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। आज के समय में अकेली माँ होकर तुम 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस जिम्मेदारी को उठाना चाहता हूँ। सालों पहले जो हम नहीं कर पाए अब हम वो करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, कोई कुंवारी लड़की नहीं। लोग क्या कहेंगे? और लोगों को छोड़ो, तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे? उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब सब मेरे हाथ में है। मधु, मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो। अपने लिए न सही, लेकिन अपने बच्चों के लिए मेरा हाथ थाम लो। मधु अपने तीनों बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए वो मोहित का हाथ थाम लेती है। मधु दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालती रही। एक अकेली माँ होकर इतनी कम उम्र में मधु ने कितना कुछ नहीं सहा। शादी के बाद भी वो आप सबकी बेरुखी और तानों को बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों से मेरा रिश्ता खराब ना हो। लेकिन मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोहित के मुंह से मधु की जिंदगी की कड़वी सच्चाई सुनकर सभी लोगों को अपने किए हुए बर्ताव पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। मधु, हमें माफ कर दो। हमने क्या क्या नहीं कहा तुम्हारे बारे में। मैंने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई, तुम्हारे बच्चों को नाजायज कहा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मधु। हम नहीं जानते थे कि तुमने इतनी कम उम्र में इतने दुखों का सामना किया है। हमें माफ कर दो। आज मैं तुझे दिल से अपनी बहू के रूप में अपनाती हूँ। बहू, हम सबको माफ कर दे। मुझे मेरे बच्चों को आप लोगों ने अपना लिया, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग मधु, उसके तीनों बच्चों को अपना लेते हैं और अब सब उन तीनों बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझकर प्यार करते हैं। तीनों जेठानियां अपनी इकलौती देवरानी का काफी ध्यान रखती हैं। सरस्वती सगे पोता पोती से बढ़कर उन तीनों बच्चों को प्यार करती है और आखिरकार अब मधु अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीती है। भाभी, दरवाजा खोलो ना, आज कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है। निशा की आवाज सुनकर पूजा नींद में दरवाजा खोलती है और उसके साथ रसोई में जाती है, जहां अपनी ननद के लिए वो पास्ता बनाती है। ये लो निशा, पर मेरी माना करो और कुछ हेल्दी खाना शुरू करो। भाभी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? आप बहुत अच्छी हैं। माफ कर दीजिए पिछले कुछ दिनों से जो मैंने आपके साथ बेरुखी से बात की। कोई बात नहीं पूजा,
अभी तुम जिस दौर से गुजर रही हो उसमें अक्सर ऐसा ही होता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो रात के 2 बजे भी पूजा अपनी नंद के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही है? और आखिर दोनों ननद भाभी किस बारे में बात कर रही थी, जानने के लिए चलते हैं कहानी में। भाभी, मुझे लगता था कि आप बहुत अच्छी हैं, पर आप मुझसे जलती हैं। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप तो चाहती ही नहीं है ना कि मैं खुश रहूं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया निशा जो तुम मुझसे इतनी ज्यादा नाराज हो? आखिर मेरी गलती क्या है? ज्यादा भोली तो मत बनो भाभी। आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे रिश्ते के बारे में माँ पापा से बात करने की, और बिना मुझे बताए आप लोग मेरे रिश्ता भी घर लेकर आ गए। निशा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, और लड़के ने तो साफ साफ कहा है कि अगर तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, तो वो हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। भाभी, ना तो मुझे इस बारे में आपसे कोई बात करनी है और ना ही कोई शादी करनी है। अब जाओ यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ दो। निशा की ऐसी बातें सुनकर पूजा उसके कमरे से बाहर चली जाती है, पर कमरे के बाहर खड़ा सूरज ये सब कुछ सुन लेता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? मैं इसे अभी बताता हूँ। ये शायद भूल गई है कि तुम इसकी भाभी हो। छोड़ दीजिए, क्योंकि गलती तो मेरी भी है। मुझे एक बार निशा से पूछ लेना चाहिए था। बिना उसकी मर्जी के हम जो रिश्ता भी तो पक्का नहीं कर सकते ना। मैं लड़के वालों से मना कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पूजा अपने पति को तो समझा देती है, पर उसे खुद समझ में नहीं आता कि आखिर निशा उससे इतनी नाराज क्यों है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, ये देखो निशा, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ, आप चलो पहले खाना खा लो। निशा, मैं क्या देख रही हूँ? तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? वो मैं कॉलेज की तरफ से बाहर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। नहीं निशा, तुम मुझसे झूठ कह रही हो। अगर तुम कॉलेज की तरफ से बाहर जा रही होती तो तुम इतना सारा सामान पैक नहीं करती, और अब तुमने अपने सारे गहने और पैसे भी रखे। सच सच बताओ मुझे, चल क्या रहा है? भाभी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, हर समय जासूस बनकर मुझ पर नजर गड़ाकर रखती हो। आखिर आप चाहती क्या हो? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? निशा, आज अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी माँ जी को बुलाऊंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुम घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही हो। अपनी भाभी की बातें सुनकर एक बार फिर निशा बैग में से सारा सामान निकालती है और अलमीरा में रखना शुरू कर देती है। अब खुश नहीं जा रही मैं कहीं, अब प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। एक बार फिर निशा की बेरुखी देख पूजा वहां से बाहर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और अब निशा खुद को अकेला कर लेती है, और वो हर समय कमरे में रहती, ना कुछ सही से खाती और ना ही किसी से बात करती। बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर निशा को हुआ क्या है? तेरी और उसकी बहुत बनती है, तो एक बार उससे पूछना। माँ जी, आजकल नंद जी मुझसे भी खफा खफा रहती हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मौका मिलते ही मैं उससे बात जरूर करूंगी। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी नंद के कुछ हसीन लम्हों को याद करती है। भाभी, ये देखें, आज कॉलेज से आते हुए मैं मार्केट चली गई थी और वहां से मैं आपके लिए और अपने लिए एक जैसा सूट लेकर आई हूँ। अब हम इस संडे एक साथ एक जैसे कपड़े पहनकर मूवी देखने जाएंगे। नंद भाभी में इतना प्यार है कि बस एक दूसरे पर ही प्यार लुटाती रहती हो। कभी अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोच लो। पापा, फिक्र मत करो, जब मैं यहाँ से दूर जाऊंगी तो आप पर भी प्यार लुटाऊंगी। अभी भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है ना, तो मैं उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहती। पुरानी चीज याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुद से कहती है, पहले निशा कितनी खुश रहती थी, पर उसे कुछ दिन से आखिर हुआ क्या है? वो ऐसे नाराज रहती है। परेशान पूजा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके बाथरूम का दरवाजा नहीं लग रहा, और इसीलिए वो अपनी नंद के कमरे में जाती है और वॉशरूम में प्रेगनेंसी किट देखती है। ये क्या है? निशा, तो ये वजह है, इसलिए तुम इतनी परेशान थी? तुम इतनी आगे तक पहुंच गई और तुमने घर में किसी को बताया नहीं? एक बार मुझसे तो बात किया होता। ये आपको कहां से मिला? ये मेरा नहीं है, ये मुझे तुम्हारे ही वॉशरूम से मिला है, और ये तुम्हारा ही है। तुम्हें माँ जी की कसम, आज अगर तुमने अपना सच मुझे नहीं बताया तो मैं सबको ये सच बता दूंगी। नहीं भाभी, प्लीज ऐसा मत करना। मैं विवेक नाम की लड़की को पसंद करती हूँ और ये उसी का बच्चा है, पर विवेक कुछ दिन पहले ही आउट ऑफ कंट्री गया है, इसलिए मैं आप सबको उसके बारे में नहीं बता पाई। और आप तो जानती है ना कि घर में लव मैरिज के सब खिलाफ है। अगर सबको पता चल जाता तो लोग जबरदस्ती मेरी शादी किसी भी इंसान से करवा देते। निशा, कम से कम तुम मुझे तो बता देती, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? पर कोई बात नहीं, जैसे ही विवेक वापस आता है तुम सबसे पहले उसे मुझसे मिलवाओगी, और मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं समझ सकती हूँ, ऐसी हालात में तुम्हारे मूड स्विंग्स होते होंगे और बहुत सी चीज भी खाने का दिल करता होगा। अब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है, बिल्कुल भी मत डरना।
इस तरह एक बार फिर दोनों ननद भाभी के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाता है। और एक रात जब निशा का कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो अपनी भाभी को उठाती है और दोनों नंद भाभी किचन में 2 बजे खाना खाते हुए बातें करती हैं। भाभी, आपके लिए खुशखबरी है, 2 दिन बाद विवेक वापस इंडिया आ जाएगा और फिर आपको ही सबको मनाना होगा। निशा तो किस बारे में बात कर रही है? बहू हमें किस बारे में मनाएगी? और तुम दोनों इतनी रात को रसोई में ये सब क्या बनाकर खा रहे हो? वो माँ जी, कुछ नहीं हुआ, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे और कुछ दिनों से मेरा कुछ चटपटा खाने का मन था और नंद जी को भी नींद नहीं आ रही थी। सूरज जी भी ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आप खाती नहीं ये सब चीज, इसलिए हमने रात में बनाकर खा लिया। चलो निशा, तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम जाकर सो जाओ। बहाने बनाकर निशा और पूजा वहां से चली जाती हैं और ये देख आशा को बड़ा अजीब लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब विवेक वापस आता है तो पूजा उससे मिलती है। भाभी, मेरी तो पूरी फैमिली रेडी है और मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों कल ही शादी कर ले, पर यही मना करती है कि इसकी फैमिली नहीं मानेगी। तुम चिंता मत करो, मैंने सूरज जी से बात कर ली है, वो घर पर माँ जी से बात कर लेंगे और जैसे ही माँ जी से बात होती है मैं तुम्हें बुला लूंगी। पूजा अब अपनी नंद और विवेक के साथ प्लान बनाकर घर जाती है, जहाँ सूरज भी अपने माता पिता को मना रहा होता है। माँ, बड़े पापा की बेटी ने भी तो लव मैरिज ही करी थी ना, और भूल गई गली में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी फैमिली नहीं मानी तो उन्होंने भागकर शादी कर ली। आज वो खुशहाल जिंदगी भी जी रही हैं। आप क्या चाहती हो? क्या हमारी निशा भी कोई गलत कदम उठाए? इससे आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही चाहती हो तो ठीक है, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। अरे भगवान, मान जाओ, समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। आखिर कब तक पुरानी सोच और ये ख्यालात लेकर आगे चलती रहोगी तुम? अपनी बेटी की खुशियां देखनी चाहिए, न कि समाज के बारे में सोचना चाहिए। माँ जी मान जाइए, अगर आज आप नहीं मानी तो कल को हमारी निशा का कोई हाथ नहीं थामेगा और एक बार आप विवेक से मिल तो लो। अगर आपको विवेक पसंद ना आए तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगी और निशा भी आपसे वादा करती है कि वो आपकी पसंद के लड़के से शादी करेगी। सभी के काफी समझाने पर आशा इस रिश्ते के लिए मान जाती है और जब वह विवेक से मिलती है तो विवेक उसे बहुत पसंद आता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द निशा और विवेक की शादी हो जाती है। मेरी बेटी अपनी पसंद के लड़के के साथ कितनी अच्छी लग रही है, नजर ना लगे किसी की। माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब किसी की नजर नहीं लगेगी।